गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ सीरीज की मेरी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो वर्ड्सवर्थ की इम्पॉर्टेंट क्रिएशंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो अभी जाएं। पहला वीडियो देखें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। उसमें मैंने कुछ स्मार्ट फैक्ट्स बताए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ और उनकी लाइफ का सर्वे करने के बाद आज हम या अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित क्रिएशंस को लेके। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पूरे लाइफ में ढेर सारी पोएम्स, ढेर सारी क्रिएशंस लिखी है, लेकिन उन्हें जो पहचान मिली इंग्लिश लिटरेचर में वो लिरिकल बैलेट को लेकर मिली। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 1798 में वो पब्लिश हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि रोमांटिक रिवाइवल मतलब सेकेंड रोमांटिक जो फेज था उसकी शुरुआत 1798 ही मानी जाती है, क्योंकि लिरिकल बैलेट वो पब्लिश हुआ था। तो ऐसे ही तमाम ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उन सारे पॉइंट्स पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप लोग। जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ उनको आप देखिएगा, और कुछ शॉर्ट में नोट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज आपसे मैं डिस्कशन करूँगा। ये सीज़न निश्चित ही बहुत बेहतर होने वाला है, और देर न करते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ड्सवर्थ की जो पहली थी वो पोएटिक कलेक्शन आई थी वो 1793 में आई थी, एन इवनिंग वॉक, एड्रेस टू अ यंग लेडी और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के नाम से। नो डाउट अगर पहले की बात होगी तो आप इन तीनों नाम को एकदम याद रखिएगा। 1815 का समय एकदम याद रखिएगा। लाउडेमिया इनकी क्रिएशन है। इसके बाद कैसी क्रिएशन है, क्या इसमें हम आगे बात करेंगे, एक आपको ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन देंगे। लेकिन लाउडेमिया का पब्लिकेशन की डेट लेके क्वेश्चन अगर पूछता है तो 1815 है। टिंटर्न एबी, जिसको लाइन्स रिटन एबव टिंटर्न एबी के नाम से भी जानते हैं, ये 1798 में पब्लिश हुई थी और ये लिरिकल बैलेट का पार्ट थी। आगे मैं इस पर आपसे बात करूंगा। नो डाउट लिरिकल बैलेट बार बार नाम आता है, तो लिरिकल बैलेट अब आपको याद हो गया होगा, 1798 में पब्लिश हुई थी। इनका एक ओड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ओड है कि जो कि 1806 में पब्लिश हुआ था, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। इसकी डेट को आप याद रखिएगा। तमाम पोएम्स की मैंने लिस्ट दी हुई है, जिसमें आपकी पोएम फर्स्ट एंड सेकंड है। पीटर बेल को याद रखिएगा। पीटर बेल मैंने बताया था आपको कि रिएक्शन में इन्होंने क्या था, कॉलरिज की एक एंशिएंट मैरिनर है उसके रिएक्शन में इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, जिसका पब्लिकेशन 1819 में हुआ था। ठीक है, पीटर बेल को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1802 में मेमोरियल्स ऑफ अ टूर ऑफ अ कॉन्टिनेंट, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बस दिमाग में रखिएगा। हाँ, द रिक्लूज का जो पब्लिकेशन है वो 1888 में हुआ था। द वैगनर 1819 में हुआ था, और द वाइट डो ऑफ रॉयल स्टोन 1815 में हुआ था। बाकी और भी क्रिएशंस है, लेकिन रिक्लूज को याद रखिएगा। रिक्लूज की क्रिएशन, उनके पब्लिकेशन को लेकर पूछा जा सकता है, तो इसका पब्लिकेशन उनके मरने के बाद 1888 में हुआ था। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ लिरिकल बैलेड, और उसमें जो 23 पोएम्स का कलेक्शन है उसके बारे में। तो इन 23 में आपको जो याद रखना है कि पहली किसकी है और लास्ट किसकी, क्योंकि पहले और लास्ट को लेके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लिरिकल बैलेड का जो पहली पोएम थी वो कॉलरिज के द्वारा थी। मैंने बताया था आपको कि लिरिकल बैलेड में 4 पोएम जो थी वो उसका कंट्रीब्यूशन कॉलरिज ने दिया था, जबकि 19 का कंट्रीब्यूशन विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था। तो शुरुआत कॉलरिज से ही हुई थी। कॉलरिज की एक पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स। आप एंशिएंट मैरिनर बस याद रखिएगा कि कॉलरिज की एंशिएंट मैरिनर्स से ही लिरिकल बैलेड की शुरुआत हुई थी। द फोस्टर्स मदर्स टेल कॉलरिज की थी, दूसरी पोएम थी। लाइन्स लेफ्ट अपॉन सीट करके एक पोएम थी, वर्ड्सवर्थ की थी, जो तीसरी पोएम थी। द नाइटिंगेल अ कन्वर्सेशनल पोएम कॉलरिज की थी। फीमेल वैग्रेंट वर्ड्सवर्थ की थी। गॉडी ब्लैक एंड हैरी गिल्स वर्ड्सवर्थ की थी। लाइन्स रिटन एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस वर्ड्सवर्थ की थी। ठीक है, तो ये तमाम वर्ड्सवर्थ की क्रिएशन है जिसको आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सिमोन ली वर्ड्सवर्थ की थी। ठीक है,
एनेक्डोट फॉर फादर्स वर्ड्सवर्थ के था। VR7 को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया नेट में। VR7 रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। द थॉर्न वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। द लास्ट ऑफ फ्लॉक वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। द डंगन कॉलरिज के द्वारा लिखी गई। द मैड मदर वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। द इडियट बॉय भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। लाइन रिटन नियर रिचमंड वो भी वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। फिर उसके बाद अन्य जो है, फिर 19 नंबर है। इसमें जो आपको ध्यान देना है 23rd पोएम को या ध्यान देना है आपको। 23rd लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, जिसको शॉर्ट में टिंटन एबी भी कहा जाता है, वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। अब आप सोचेंगे इस 23 पोएम को याद कैसे करें? कुछ नहीं याद करना, आप सिर्फ 4 कॉलरिज का याद कर लो, ठीक है। बाकी उसके बाद बचा किसका? 19 का। अगर एग्जाम में आएगा, अगर 4 कॉलरिज का आपको याद, अगर वो नहीं मैच कर रहा है तो बाकी बचा कौन? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने ही उस चीज को लिखा होगा। तो पहले याद रखिएगा एंशिएंट मैनर है, और 23वीं जो पोएम है वो टिंटन एबी है। टिंटन एबी बाय वर्ड्सवर्थ। शुरुआत किससे हुई थी? कॉलरिज से हुई थी। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे एक स्मार्ट फैक्ट दिया। इस स्मार्ट फैक्ट के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि यह जो लिरिकल बैलेड है 23 पोएम्स का कलेक्शन है, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने 19 और कॉलरिज ने 4 को कंट्रीब्यूट किया था। लिरिकल बैलेड की ओपनिंग जो है कॉलरिज की एंशिएंट मैरिनर से हुई थी, और एंड जो हुआ था वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी से हुआ था, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। अब एक शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बात करूंगा द रिक्लूज को लेके, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी नज़र भी उस पर होनी चाहिए। द रिक्लूज 1888 में पब्लिश हुई थी। वर्ड्सवर्थ का प्लान था कि द प्रिल्यूड और द एक्सकर्सन वाज द पार्ट ऑफ दिस हिज लॉन्ग पोएम द रिक्लूज, के रिक्लूज को द प्रिल्यूड और द एक्सकर्सन जो इनकी लॉन्ग क्रिएशन है वो रिक्लूज का ही एक पार्ट बने, और बनती भी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने नेचर, मैन और सोसाइटी के साथ अपना ट्रीटमेंट दिया है। और तीसरी बुक भी वो लिखना चाहते थे जो रिक्लूज में ही शामिल थी, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है। नीचे मैंने द रिक्लूज बुक का जो द एक्सकर्सन उसकी पूरी लिस्ट दी है, जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे देख भी सकते हो। आप इस PDF नोट को आप चाहो तो मेरे ऐप पर जाकर वीडियो सेगमेंट में PDF नोट अवेलेबल है, आप इस PDF नोट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं और देखूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे द प्रिल्यूड के बारे में बता दूं आपको कि द प्रिल्यूड रिटन इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स फॉर्म में लिखा गया है। हिज लॉन्गेस्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। प्रिल्यूड को वर्ड्सवर्थ की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क मानी जाती है। ये पूछा जाता है कि किस फॉर्म में लिखी गई है, तो मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स के फॉर्म में इसको लिखा गया है, ठीक है। यह जो बुक है, ठीक है, यह कंप्लीट हुई थी 1805 बट लेफ्ट इट इनकम्प्लीट एज हिज डेथ। उनकी मृत्यु तक ये इनकम्प्लीट थी, लेकिन द 1805 वर्जन डिवाइडेड इनटू 13 बुक्स, 13 बुक में डिवाइड थी, वाइल द 1850 वर्जन वाज हैज़ 14, लेकिन 1850 में जो पब्लिश हुई थी उसमें 14 हो गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, थोड़ा इस पर हम लोग अपनी नज़र रख लें, दिमाग में रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली इंपॉर्टेंट पोएम थी इनकी एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर, याद रखिएगा। बाय द सी, याद रखिएगा। ये सारी लिरिकल बैलेड की ही हैं पोएम्स। लाइन्स रिटन एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माय हाउस, ये भी लिरिकल बैलेड में है। लाइन्स रिटन नियर रिचमंड, ये भी उसी की है, ठीक है। लंदन को याद रखिएगा, लंदन को लेके क्वेश्चन कई बार बना है एग्जामिनेशन, मैंने देखा है। लंदन जो 1802 में पब्लिश हुई थी वो वर्ड्सवर्थ की एक बेहतरीन क्रिएशन है। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ये भी TGT में पूछा जा चुका है। द कंप्लेंट, द इडियट बॉय, द नाइटिंगेल, द रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरी पोएम पढ़ लीजिएगा। इस पोएम की लाइनों को कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। टू ए स्काईलार्क, टू द कुकू, वी आर 7, ये सारी पोएम्स जो हैं वह वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोएम, लूसी ग्रे जाने होंगे, वर्ड्सवर्थ का एक इमेजिनेटिव क्रिएशन था लूसी, जिसको उस लूसी और लूसी को ध्यान में रख उन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी थी। सीरीज में उनकी 5 पोएम थी, उन 5 पोएम्स का मैंने नाम यहाँ पर दिया हुआ है। जहाँ पे पहली पोएम का नाम था स्ट्रेंज फिट्स ऑफ अ पैशन have I known, she dwelt among the untrodden way, I travelled among the unknown men,
3 ईयर्स शी ग्रीव इन सन एंड शावर, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरत पोएम है, मैंने पढ़ी है। आई स्लिम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इन्होंने एक ओड भी लिखा था, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, उसको देख लीजिएगा। ओड टू ड्यूटी को एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके अतिरिक्त अन्य जो ओड्स हैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने कुछ सोनेट भी लिखी हुई थी, इन्होंने कुछ एसेज भी लिखा हुआ था। एक एसे लिखा हुआ है, उस एक एसे को याद रखिएगा, 1810 में पब्लिश हुई थी, एसे अपॉन एपिटैफ्स के नाम से। और ड्रामा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पूरी लाइफ में उन्होंने एक सिंगल ड्रामा लिखा था, द बॉर्डर्स, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट। एक ट्रेजेडी थी जो 5 एक्ट में थी, वर्स फॉर्म में लिखी गई थी। हाँ, एक मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट दिया है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा कि वर्ड्सवर्थ का जो पूरा पोएटिक करियर है या उनका जो प्यार है नेचर के प्रति, वो 3 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन बना भी है कई बार। उनमें इन द फर्स्ट स्टेज, यदि हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, हिज लव फॉर नेचर वाज लाइक अ चाइल्ड। उनका नेचर के प्रति जो प्यार था वो एक बच्चे की तरह था। इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड स्टेज, इन द सेकेंड स्टेज हिज लव वाज लाइक अ यंग मैन्स पैशन फॉर हिज बिलवेड। जैसे एक यंग मैन का पैशन होता है अपनी प्रेमिका के प्रति, वो पैशन, वो प्रेम इनका नेचर के प्रति इनके सेकेंड स्टेज में दिखता है। और इन द थर्ड स्टेज, नो डाउट इट इज़ अ मोस्ट मैच्योर्ड स्टेज। तो इसमें हिज लव फॉर नेचर बिकेम स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। नेचर के प्रति इनका जो प्यार था, लगाव था, वो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल हो चुका था। मीन्स इट शोज हिज सेंस ऑफ मैच्योरिटी, जो उनका थर्ड स्टेज था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ क्रिटिकल ओपिनियंस की बात की थी, जहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन्हें लास्ट लीडर के नाम से संबोधित किया था, इनके बारे में कमेंट किया है, आप देख सकते हैं। विलियम ब्लैक ने भी इनको कहा था एक कमेंट के रूप में, लेकिन इन सभी कमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट है वो मैथ्यू अर्नाल्ड का है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, जहाँ मैथ्यू अर्नाल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर कहा था, हिज पोएट्री इज द रियलिटी, हिज फिलॉसफी इज द इल्यूजन। मतलब उनकी पोएट्री जो है रियलिटी है, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है वो एक तरीके से इल्यूजन है। दिस वाज कमेंटेड बाय, या दिस कमेंट मेड बाय मैथ्यू अर्नाल्ड फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ। मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा ये बोला गया था वर्ड्सवर्थ को लेके। अब मैं आगे आपको कुछ शॉर्ट में इनकी इंपॉर्टेंट जो क्रिएशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बॉर्डर्स को लेके ढेर सारी बातें हो चुकी हैं पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। तो बॉर्डर्स को लेके मैं बता दूं कि ये वन एंड ओनली प्ले है उनका, जो 1795 से 1797 के बीच में लिखा गया था। किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड के टाइम पे इसकी सेटिंग है, ठीक है। अगर बॉर्डर्स के आगे हम बढ़ें, टिंटन एबी के टाइटल के लेके क्वेश्चन भी बनता है। टिंटन एबी का जो फुल टाइटल है, लाइन्स रिटेन अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। इतना बड़ा इसका टाइटल था, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, टिंटन एबी बोलते हैं। दिस पोएम इज रिटन इन टाइटली स्टर्ज डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स। डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स क्या होता है, इसके बारे में जब मैं आपको फॉर्म्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसके बारे में आपको बताऊंगा। बस इसमें याद रखिए कि ये डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ओड ऑन इंटीमेशन इमॉर्टलिटी, इसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों को पूरा कलेक्ट किया है और उसको इन्होंने पब्लिश किया है। 2 वैल्यूम में पब्लिश हुई थी। पहली ये जो पोएम थी वो 1804 में कंप्लीट हो गई थी और 1807 में पब्लिश हुई थी। हाँ, इस पोएम को लिखा जाने वाला जो फॉर्म था उसको याद रखिएगा। दिस पोएम इज एन इर्रेगुलर पिंडारिक ओड, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑड थी ये। द प्रीलेट की अगर हम बात कर लें तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, हम लोगों ने इस पर ढेर सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मैंने 3 वर्जन्स पोएम प्रीलेट को लेके 3 वर्जन्स की बात की है, उसको आप देख सकते हैं। द एक्सकर्जन, मैंने आपको बताया था कि द एक्सकर्जन जो पोएम थी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम थी जो 9 बुक में डिवाइड थी। उन सारी बुक्स का नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। पीटर बेल के बारे में हमने आपको बताया था कि यह एक प्रकार की लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो रिएक्शन में छपी थी। हाँ, लाओडेमिया को आपको लेके थोड़ा सा याद रखना है कि लाओडेमिया जो 1815 में पब्लिश हुई थी, यह स्टोरी है, मतलब यह जो पोएम बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम अ ट्रोजन वार। ये पूछा जाता है कि लाओडेमिया किस प्रकार की स्टोरी पर बेस्ड है, तो ट्रोजन वॉर की स्टोरी पर बेस्ड है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद ओड ऑन ड्यूटी की हम बात कर लें, या मूड और टेम्पर जो ओड ऑफ ड्यूटी का है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मच ऑफ वर्ड्सवर्थ लेटर वर्क, जो वर्ड्सवर्थ के भी अंदर मैच्योरिटी आई लास्ट के सेगमेंट में, वो सारी छाप आपको अगर कहीं दिखती है तो ओड ऑन ड्यूटी पे ही दिखती है। बाकी मैंने बताया था कि वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की परिभाषा भी दी थी, वर्ड्सवर्थ ने पोएट की भी परिभाषा दी थी। इन सारे पॉइंट्स पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे दें तो आज का टॉपिक इसी के बाद में फिनिश करूंगा। उन्होंने पोएट को कहा था कि ही इज़ अ मैन ऑफ स्पीकिंग टू मैन, इस पर हम लोगों ने स्मार्ट फैक्ट में बात की थी। उसने पोएट को एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर का कमेंट भी उन्होंने किया था। उन्होंने पोएट्री को परिभाषित करते हुए पोएट्री को उन्होंने कहा था कि जो पोएट्री होती है वो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होती है। पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इन्होंने पोएट्री की परिभाषा देते हुए इस बात को कहा था। तो आई होप फ्रेंड्स ये दोनों वीडियो जो मैंने पहले पार्ट में बताया, जो मैंने दूसरे पार्ट में बताया, ये आपको अच्छा लगा होगा। एग्ज़ाम के ओरिएंटेड मैंने सारे स्मार्ट पॉइंट दिए। पॉइंट्स ढेर सारे हैं लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिया है। उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा। तो एक बार मैं चाहूँगा आप सभी लोग इससे जुड़ें। अगर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या किसी टॉपिक स्पेशल टॉपिक के ऊपर चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट करें। लेकिन इस शनिवार के दिन को मिस मत करिएगा। इस शनिवार के दिन मैं एक स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ कुछ फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशंस के ऊपर, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस रविवार तैयार रहिएगा, मैं लेकर आ रहा हूँ फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशन के ऊपर इस वीडियो को। तो वर्ड्सवर्ड से संबंधित टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।